दोस्तों, जब हमारे घर बनाने की बात आती है तो सही प्रकार की ईंटों को चुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों ये कुछ ऐसा है जिसे हम लोग आसानी से बदल नहीं सकते। हेलो दोस्तों, मैं हूं ER जगदीश और आज हम लोग बात करेंगे आपके घर के लिए सही ईंटों को कैसे चुनते हैं इस बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आप लोगों को ये समझ सके कि आपके घर के लिए सही ईंटों को कैसे चुनते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी में मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा जो हमारे घर के लिए ईंटों को चुनने के लिए मददगार होगी। दोस्तों, हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटों का उपयोग हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। दोस्तों, ब्रिक्स यानी ईंटा ये घर बनाने के लिए सबसे पुराना और सबसे मेन बिल्डिंग मटेरियल है। दोस्तों, मेनली दो प्रकार की ईंटा पाई जाती है, एक है हैंडमेड ब्रिक्स और दूसरी है मशीन मेड ब्रिक। और दोनों भी प्रकार के ब्रिक्स ये हमें अलग अलग रंग, अलग अलग आकार और अलग अलग बनावट में मार्केट में मिलती है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ऐसे 3 ब्रिक्स के टाइप के बारे में देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। पहली है रेड क्ले ब्रिक्स यानी मिट्टी की लाल ईंटें, दूसरी है फ्लाई ऐश ब्रिक्स और तीसरी है AAC ब्लॉक यानी ऑटोक्लेव एरेटेड ब्लॉक्स। दोस्तों, इन सभी ईंटों का इस्तेमाल तो एक ही होता है घर के दीवार बनाने के लिए, पर इन ईंटों को बनाने के लिए एक अलग अलग प्रोसेस है और अलग अलग मटेरियल लगता है। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में देखते हैं इन ईंटों के बारे में। तो अब हम लोग शुरू करते हैं रेड क्ले ब्रिक्स यानी लाल ईंटों से। दोस्तों, हम लोग हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए हज़ारों वर्षों से रेड क्ले ब्रिक्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले लाल ईंटों को सिर्फ गर्मी के मौसम में ही बनाया जाता था ताकि वो सूरज के धूप से सूख जाए और कड़ी हो जाए। फिर धीरे धीरे उन ईंटों को जलाया जाने लगा, जिससे कि उन ईंटों को और ज़्यादा मजबूती मिलने लगी। और आज तक दोस्तों हम लोग उसी प्रोसेस से बनने वाले ईंटों से ही हम लोग हमारा घर बना रहे हैं। दोस्तों, रेड क्ले ब्रिक्स बनाने के लिए मुख्यतः मिट्टी का ही उपयोग होता है, जिसे एक मोल्ड में डालकर निकाला जाता है और करीब 1000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देकर उसे तपाया जाता है। दोस्तों, बारिश के मौसम में आपने आपके घर में एक नोटिस किया होगा कि दीवारों पर नमी आने लगती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि उस ईंटों का वाटर एब्सॉर्प्शन यानी पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है और इस कारण दीवारों पर लगने वाला पेंट भी वो नमी से निकल आने लगता है। दोस्तों, क्ले ब्रिक्स की पानी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जहाँ कहीं भी ज़्यादा पानी पड़ता है उस जगह पर क्ले ब्रिक्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में सभी तरह के निर्माण कार्यों के लिए हर साल करीब 8000 से 9000 करोड़ ईंटों की आवश्यकता होती है और इन 8000 से 9000 करोड़ ईंटों को बनाने के लिए करीब 20000 से 25000 टन टॉप सॉइल की ज़रूरत होती है। टॉप सॉइल यानी सतह की सॉइल की ज़रूरत होती है और इन ईंटों की मांग पूरी करने के लिए लगभग 8000 से 9000 हेक्टेयर उपजाऊ ज़मीन को नष्ट कर दिया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारे देश की बिजली की मांग पूरी करने के लिए 60 से 65% इलेक्ट्रिसिटी ये कोयले से बनने वाले थर्मल पावर प्लांट से होती है और इस बिजली पैदा करने की प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश यानी कोयले की राख निकलती है, जिससे कि हम लोग खुले में डालते हैं तो उससे पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए दोस्तों, इस फ्लाई ऐश का बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, जो कि आजकल इस राख से ईंटों को बनाया जा रहा है, जिसे फ्लाई ऐश ब्रिक्स कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे फ्लाई ऐश ब्रिक्स के बारे में। दोस्तों, फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने के लिए मुख्य मटेरियल फ्लाई ऐश यानी कोयले की राख का ही उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये ब्रिक्स बनाने के लिए इसमें 60% फ्लाई ऐश यूज़ किया जाता है, स्टोन डस्ट या फिर सैंड को 30% यूज़ किया जाता है और इसमें सीमेंट को 10% तक उपयोग किया जाता है। दोस्तों, फ्लाई ऐश ब्रिक्स ये क्ले ब्रिक्स के मुकाबले सस्ती और बहुत मजबूत होती है। दोस्तों, इनमें किसी प्रकार का वेस्टेज नहीं होता क्योंकि ये ब्रिक्स क्ले ब्रिक्स के मुकाबले मजबूत होते हैं। दोस्तों, फ्लाई ऐश ब्रिक्स का वाटर एब्सॉर्प्शन परसेंट होता है 6 से 12% तक और क्ले ब्रिक्स का वाटर एब्सॉर्प्शन परसेंटेज होता है 20 से 25% तक। इससे हमें ये पता चलता है कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स का वाटर एब्सॉर्प्शन का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, फ्लाई ऐश ब्रिक्स का हम सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेम स्ट्रक्चर या फिर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर।
दोस्तों हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है या फिर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है। और दोस्तों उस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपके घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा या फिर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा। और लास्टली अब हम लोग बात करेंगे AAC ब्लॉक यानी ऑटोक्लेव एरेटेड ब्लॉक्स के बारे में। दोस्तों क्ले ब्रिक्स और फ्लैश ब्रिक्स के तुलना में AAC ब्लॉक ये 3 से 4 गुना हल्की होती है। इस कारण बिल्डिंग पर पड़ने वाला लोड भी कम हो जाता है। दोस्तों AAC ब्लॉक बनाने के लिए फ्लाई ऐश, जिप्सम, सीमेंट और एल्यूमिनियम पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो AAC ब्लॉक बनाने के प्रोसेस में एल्यूमिनियम पाउडर ये लाइम और फ्लाई ऐश के साथ रिएक्ट होता है जिससे कि बहुत सारे हाइड्रोजन बबल्स बनते हैं और इन छोटे छोटे वॉइड्स के कारण AAC ब्लॉक बहुत हल्के होते हैं। दोस्तों AAC ब्लॉक में मौजूदा छोटे छोटे बबल्स के कारण इन ब्लॉक्स की थर्मल इंसुलेशन काफ़ी अच्छी होती है, यानी गर्मी के मौसम में घर के अंदर का तापमान कम होता है और ठंडी के मौसम में घर के अंदर का तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है। दोस्तों AAC ब्लॉक पर प्लास्टर की आवश्यकता कम होती है, इस कारण ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये 2.5% से कम होता है। दोस्तों AAC ब्लॉक ये फ्रेम स्ट्रक्चर टाइप के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, यानी AAC ब्लॉक ये नॉन लोड बेयरिंग मटेरियल है जो कि ज़्यादा लोड को नहीं उठा सकता। अगर इस पे ज़्यादा लोड आएगा तो ये फिर क्रैक हो सकता है। इसीलिए AAC ब्लॉक को हमेशा फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करना चाहिए या फिर कोई पार्टीशन के लिए यूज़ करना चाहिए। दोस्तों AAC ब्लॉक ये प्लिंथ लेवल के नीचे कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि फाउंडेशन या फिर ड्रेनेज पिट, क्योंकि ये पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है जिस कारण इनमें बहुत जल्दी नमी आने लगती है। इसीलिए AAC ब्लॉक को टॉयलेट और बाथरूम के कामों के लिए कभी यूज़ नहीं किया जाता है। दोस्तों अगर हमारे दीवार की हाइट 3 मीटर से ज़्यादा होगी तो वहाँ पर स्टिफनर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों स्टिफनर एक हॉरिजॉन्टल बैंड होता है जो कि बीम जैसा ही होता है पर उसका आकार छोटा होता है। दोस्तों स्टिफनर की वजह से जो क्रैक फॉर्मेशन होते हैं वो स्टिफनर की वजह से वहाँ पर रुक जाते हैं और क्रैक आगे बढ़ता नहीं है। इसीलिए जो भी 3 मीटर के ऊपर के दीवारों का कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ पर स्टिफनर का ही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने इन तीनों ब्रिक्स के बारे में डिस्कस किया। अभी हम लोग इस वीडियो को समराइज़ करते हैं। दोस्तों अभी भी लोगों के दिमाग में यही बात है कि हमें क्ले ब्रिक्स का यूज़ करना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्ले ब्रिक्स के मार्केट में ज़्यादा डिमांड होने के कारण इनकी प्राइस और ज़्यादा बढ़ती है, तो इसीलिए हम लोगों को उसके अल्टरनेट में हम लोगों को फ्लैश ब्रिक्स का भी यूज़ करना चाहिए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है और उसके साथ ही साथ वो बहुत ही मजबूत ब्रिक्स हैं। दोस्तों AAC ब्लॉक का 1 यूनिट की लागत ज़्यादा है लेकिन टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम है। इसीलिए हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हम लोगों को एज अ पार्टीशन वॉल बनाना है या फिर एक फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो उस जगह पर हम लोग AAC ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं, पर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में AAC ब्लॉक को हम लोग यूज़ नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हमें लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो वहाँ पर हम लोग फ्लाई ऐश ब्रिक्स का यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि फ्लाई ऐश ब्रिक्स ये इको फ्रेंडली भी है और सस्ती भी है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। दोस्तों इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो अभी घर बना रहे हैं या फिर जो अभी घर बनाने वाले हैं। और दोस्तों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि घर बनाने से संबंधित जितने भी नॉलेज हो आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। थैंक यू।